नमस्कार। इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ को लेकर कुछ मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला इंडिकेटर जो हम देखेंगे वो है कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन का डेटा। अब कोर इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? इसमें 8 प्रकार की इंडस्ट्रीज आती है, जिसमें से एक है कोल, दूसरा है क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और पावर। अब ये 8 मुख्य इंडस्ट्रीज जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका ऑलमोस्ट 40% कंप्राइज करता है। ये 8 इंडस्ट्रीज बेसिकली इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है और ये, जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 40% कंप्राइज करता है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और भी दूसरे टाइप की इंडस्ट्रीज आती है, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड दूसरे कुछ सेक्टर्स जो है वो भी इंक्लूड होते हैं IIP में, इन एडिशन टू ये 8 इंडस्ट्रीज, राइट। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो RBI ट्रैक करती है, क्योंकि RBI जब इंटरेस्ट रेट सेट करती है तो RBI इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ हो रहा है उसका डेटा इनपुट की तरह लेती है, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट भी अपनी फिस्कल पॉलिसीज जब डिज़ाइन कर रही होती है कि कौन से इंडस्ट्रीज में कितनी सब्सिडी देना या कितने इंसेंटिव्स देना, तो ये फिस्कल पॉलिसीज डिज़ाइन करने के टाइम भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कोर इंडस्ट्रीज का डेटा गवर्नमेंट देखती है। तो ये डेटा पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन का हम देखें तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि GDP में, इंडिया की GDP में सितंबर महीने में बहुत शार्प स्लो डाउन था। इंडिया की GDP 5.4% से ग्रो हुई थी, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ऑलमोस्ट 8.2% था। तो 5.4% 8.2% के कंपैरिजन से काफ़ी शार्प स्लो डाउन है, राइट। तो ये जो है कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन, वो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगस्त में ऑलमोस्ट 2%, 1.5% से डिक्लाइन हुआ था, राइट। और सितंबर में ग्रो हुआ था लेकिन सिर्फ 2.4% से। तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन है, इसने हो सकता है कि GDP ग्रोथ को पुल कर लिया हो नीचे, राइट। अब समवॉट गुड न्यूज़ ये है कि अक्टूबर में 3.7% से ग्रो हुआ है। ये 8 जो इंडस्ट्रीज है उनका टोटल मिला के प्रोडक्शन जो है वो 3.7% से ग्रो हुआ है और नवंबर में ऑलमोस्ट 4.2% से ग्रो हुआ है। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे ग्रो होता दिख रहा है कोर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन। तो ये पॉजिटिव है। हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर का जो GDP है वो सितंबर क्वार्टर के GDP से बेहतर आए और होपफुली मार्च क्वार्टर में उससे भी बेहतर आए, राइट, अगर ये प्रोडक्शन ग्रोथ इसी ट्रेंड में चलता रहा तो। अब कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन का जो डेटा है वो कौन रिलीज करता है? वो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो इनकी वेबसाइट पे आपको ये डेटा पूरा मिल जाएगा। और विद इन कोर इंडस्ट्रीज आप कोल प्रोडक्शन देखो तो वो ऑलमोस्ट 10% कंप्राइज करता है कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में, राइट। यानी कि कोर इंडस्ट्रीज का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कोल इंडस्ट्री जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करती है, क्रूड ऑयल जो है वो 9% कंट्रीब्यूट करती है, नेचुरल गैस 7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोडक्शन यानी कि रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो हो रहा है वो 28% कंट्रीब्यूट करती है टोटल कोर इंडस्ट्रीज में। फिर फर्टिलाइजर जो है वो 2.6% मार्जिनल, स्टील 17%, सीमेंट 5% और पावर जनरेशन 20% कंप्राइज करती है, कंट्रीब्यूट करती है कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में, राइट। तो कोल प्रोडक्शन जो कि 10% कंट्रीब्यूट करता है कोर इंडस्ट्रीज के टोटल प्रोडक्शन में, वो ऑलमोस्ट 7% से ग्रो हुआ, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि आप दिसंबर 2023 से कंपेयर करो या फिर जनवरी, फरवरी और मार्च से कंपेयर करो तो समवॉट स्लो है, नॉट टू स्लो, समवॉट स्लो है, 7.46%, फिर भी काफ़ी पॉजिटिव है, राइट। और ये क्यों बढ़ा है, कोल प्रोडक्शन क्यों बढ़ा है? वेल, एक तो रीज़न है कि अगस्त में मानसून का सीज़न था, तो मानसून के सीज़न में नेचुरली पावर जनरेशन जो है जिसमें कोल यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो वो स्लो हो गया था, पावर की डिमांड भी समवॉट स्लो हो गई थी, तो इसकी वजह से कोल प्रोडक्शन हो सकता है कि स्लो हुआ हो। लेकिन मानसून चला गया है अब, उसके साथ साथ फेस्टिव सीज़न भी थी नवंबर में, राइट। तो फेस्टिव सीज़न में पावर डिमांड बढ़ गई हो, उससे पावर जनरेशन बढ़ा हो, तो कोल का प्रोडक्शन भी बढ़ा हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कोल रिफॉर्म्स भी अभी इम्प्लीमेंट कर रही है, जिसको बोल रहे हैं कोल रिफॉर्म्स 3.0, जिसमें गवर्नमेंट
जो है वो कोकिंग कोल का जो इंपोर्ट होता है इंडिया में उसको ज़ीरो लाने का निर्णय गवर्नमेंट ने किया है धीरे धीरे। अभी जो है कोकिंग कोल का इंपोर्ट ऑलमोस्ट 70% इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर से आता है कोकिंग कोल। कोकिंग कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्टील इंडस्ट्री में, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पावर प्लांट्स जो कोल यूज़ करते हैं वो हाई ग्रेड कोल होता है, वो कोकिंग कोल से अलग होता है। हाई ग्रेड कोल भी बाहर से इंपोर्ट होता है क्योंकि इंडिया में हाई ग्रेड कोल का प्रोडक्शन होता नहीं है, तो वो तो बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है। लेकिन कोकिंग कोल जो है वो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में आगे जाके उसका प्रोडक्शन बढ़ा पाए, राइट। और कोकिंग कोल का जो इंपोर्ट है वो 70% से ज़ीरो ला सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि अक्टूबर में कोल प्रोडक्शन बढ़ा है और नवंबर में भी बढ़ा है, राइट। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो कि 9% कंट्रीब्यूट करता है कोर इंडस्ट्रीज के टोटल प्रोडक्शन में, वो डिक्लाइन हुआ है 2% से। इनफैक्ट अगस्त महीने से कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। उसका एक रीज़न तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस लो है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो क्रूड ऑयल के को प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनीज होती है उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता नहीं है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ हो। लेकिन दूसरा मुख्य कारण क्रूड ऑयल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है उसका रीज़न ये हो सकता है कि इंडिया के जो ऑयल फील्ड्स है, मानो कि मुंबई हाई है या फिर कैम्बे फील्ड है जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है, वो मेच्योर ऑयल फील्ड है। मेच्योर यानी कि उसमें से जो क्रूड ऑयल निकाल सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, वो ऑलरेडी कर लिया है। अब मेच्योर हो गया तो उसमें से और ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। हालांकि ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है उसमें से वो जो बेसिन है उसमें दोनों मेच्योर ऑयल फील्ड्स भी है और उसमें न्यू ऑयल फील्ड्स भी है। तो न्यू ऑयल फील्ड्स जो है, यंग ऑयल फील्ड्स, उसमें से प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी थोड़ा डिले हो रहा है उसमें प्रोडक्शन, बट हो सकता है कि आगे जाके कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी प्रोडक्शन बढ़े तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन आगे जाके बढ़ेगा। लेकिन अभी के लिए इंडिया के मेच्योर ऑयल फील्ड्स होने के कारण हो सकता है कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अभी के लिए डिक्लाइन हो रहा हो। नेचुरल गैस के प्राइसेस भी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो नेचुरल गैस जो कि 7% कंट्रीब्यूट करता है कोर इंडस्ट्रीज के टोटल प्रोडक्शन में, वो भी 1.96% से डिक्लाइन हुआ क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं। तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों इंडियन कंपनीज जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है क्योंकि इंडिया का जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंडिया के, जैसे मैंने बात किया, ऑयल फील्ड्स जो है वो मेच्योर है। मेच्योर ऑयल फील्ड्स में से तेल निकालना रिलेटिवली थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इंडियन कंपनीज जो है जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इनपुट की तरह यूज़ करती है, ये कंपनीज बाहर से चीप नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का प्रिफर करते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि नेचुरल गैस प्रोडक्शन अगस्त से लेकर अभी तक थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग की बात करें हम तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग हालांकि अगस्त में डिक्लाइन हुआ था, लेकिन सितंबर और अक्टूबर में ग्रो हुआ है शार्पली, लेकिन नवंबर में मॉडेस्टली ग्रो हुआ है, ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी क्रूड ऑयल के प्राइस कम है तो रिफाइनिंग के मार्जिन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े बढ़ जाते हैं, तो रिफाइनिंग थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, ऑयल रिफाइनिंग, जिसकी वजह से हो सकता है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो है वो कंपैरेटिवली पेट्रोलियम प्रोडक्शन की कंपैरिजन से बेटर ग्रो हो रहा है, राइट। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन तो सिर्फ 2.6% कंट्रीब्यूट करता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, वो भी 2% से ग्रो हुआ है नवंबर में, नॉट मच। स्टील प्रोडक्शन जो है वो समवॉट स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अक्टूबर में आप देखो, सितंबर में बहुत स्लो ग्रोथ था, 2% से ग्रो हुआ था, अक्टूबर में 5% से ग्रो हुआ और नवंबर में भी 4.7% से ग्रो हुआ। तो ये वैसे पॉजिटिव और हाई नंबर्स दिख रहे हैं ग्रोथ के, लेकिन आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो, सो दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसमें 9% का ग्रोथ था ऑन एवरेज। तो उसके कंपैरिजन से ये लो है स्टील प्रोडक्शन, और लो इसलिए क्योंकि स्टील के प्राइसेस भी गिरे हुए हैं, चाइना से काफ़ी सारा स्टील डंप हो रहा है इंडिया में, तो इसकी वजह से स्टील का प्रोडक्शन इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, राइट। सीमेंट प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है, ऑलमोस्ट 13% से ग्रो हुआ है नवंबर में, जो कि पिछले 11 महीनों में सबसे हाईएस्ट है। और इसका रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शायद बढ़ रही हो, क्योंकि गवर्नमेंट अब सेकेंड हाफ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा रही है सेकेंड हाफ में, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप ले रही है। इसके अलावा मानसून के पीरियड में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो थी, मानसून का पीरियड भी चला गया है, तो अब उसके कारण भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में थोड़ा पिकअप दिख रहा है, जिसकी वजह से सीमेंट प्रोडक्शन बढ़ रहा है। पावर जनरेशन आप देखो तो अगेन पावर जनरेशन 20% कंट्रीब्यूट करता है कोर इंडस्ट्रीज के टोटल प्रोडक्शन में, और पावर जनरेशन अगस्त में ऑलमोस्ट 4% से डिक्लाइन हुआ था, लेकिन अगस्त के बाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पावर जनरेशन पिकअप ले रहा है। दिसंबर में ऑलमोस्ट 3.8% से
बढ़ा है पावर जनरेशन। हालांकि अगेन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई की कंपैरिजंस में ये काफ़ी स्लो है, लेकिन बढ़ना एक पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि ये दर्शाता है कि दिसंबर महीने में जीडीपी शायद पिकअप ले रही है, राइट, दिसंबर क्वार्टर में। और फाइनली अगर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, रिमेंबर अगेन टू रिव्यू, कोर इंडस्ट्रीज जो है, ये 8 इंडस्ट्रीज जो है, ये 8 इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है और ये 8 इंडस्ट्रीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 40% कंप्राइज करती है, राइट, ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आरबीआई यूज करती है और गवर्नमेंट यूज करती है पॉलिसी मेकिंग में, राइट। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन टोटल मिला के आप देखो तो जिसमें माइनिंग सेक्टर भी इंक्लूड होता है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूड होता है, इन एडिशन टू दीज कोर इंडस्ट्रीज। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अगस्त में ऑलमोस्ट फ्लैट था, लेकिन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इनफैक्ट जून के बाद सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है 5%, राइट। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, जो कि प्रतीक है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जनरल पिकअप ले रहा है, राइट। अब इसके बाद हम दूसरे डेटा जो देखेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसका डेटा कौन रिलीज करता है, वो करता है नेशनल पावर पोर्टल। तो नेशनल पावर पोर्टल की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको ये डेटा दिखेगा, ये रियल टाइम डेटा है। अनलाइक कोर इंडस्ट्रीज का जो डेटा वो रियल टाइम नहीं है, वो प्रिलिमिनरी डेटा में के ऊपर आधारित रहता है, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का डेटा वो रियल टाइम में होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी आप देखो तो अगस्त में ऑलमोस्ट 4% से डिक्लाइन हुआ था, अगेन बिकॉज जीडीपी डिक्लाइन हुई थी, जीडीपी में स्लो डाउन था, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पावर जनरेशन भी स्लो डाउन हुआ था। सितंबर से पिकअप लेना शुरू किया है और दिसंबर में ऑलमोस्ट 6% से पावर जनरेशन बढ़ा है, राइट। पावर जनरेशन में रिन्यूएबल पावर्स आप देखो तो ऑलमोस्ट 17% से बढ़ा है। और कन्वेंशनल पावर में कौन से टाइप्स ऑफ पावर आते हैं, एक तो थर्मल आ जाता है यानी कि कोल, सेकेंड हाइड्रो पावर जनरेशन और थर्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन। थर्मल पावर जनरेशन जो है वो इंडिया के टोटल कन्वेंशनल पावर जनरेशन का ऑलमोस्ट 70% है, यानी कि कन्वेंशनल पावर जनरेशन जो इंडिया में है उसका ऑलमोस्ट 70% जो है वो कोल बेस्ड पावर आता है, थर्मल पावर आता है, राइट। देन हाइड्रो पावर जनरेशन ऑलमोस्ट 10 to 12% है एंड न्यूक्लियर पावर जनरेशन सिर्फ 2 से 3% है। तो कन्वेंशनल पावर जनरेशन जो है वो 4% से बढ़ा है दिसंबर में, राइट। तो ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि शायद पावर डिमांड बढ़ी हो। इनफैक्ट नवंबर में फेस्टिव सीजन था, मॉनसून भी चला गया है और शायद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो पिकअप ले रही है, जिसकी वजह से पावर जनरेशन स्ट्रॉन्ग चल रहा है। एंड फाइनली हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन का देखें। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन से आते हैं? वेल, एक तो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, फिर एक है नाफ्ता जो है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में या सिंथेटिक रबर मैन्युफैक्चरिंग में, या अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यूज होता है उसमें नाफ्ता यूज होता है, राइट। सो नाफ्ता, पेट्रोल, ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, डीजल और पेट कोक जो कि सीमेंट, पावर और स्टील इंडस्ट्रीज में, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज एन इनपुट। तो ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन के अंडर में आते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन की हम बात करें तो दिसंबर में सिर्फ 2% से ग्रो हुआ है, जो कि नवंबर में ऑलमोस्ट 9% से ग्रो हुआ था। 2% से ग्रो क्यों हुआ है इतना स्लो ग्रोथ? वेल, बिकॉज नाफ्ता जो है उसमें ऑलमोस्ट 23% डिक्लाइन है दिसंबर महीने में, राइट। अगर नाफ्ता को इंक्लूड कर दे तो फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन काफी स्ट्रांग है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन में आप पेट्रोल को देखो तो ऑलमोस्ट 11% से ग्रोथ है। ATF का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 9% से ग्रो हुआ है। डीजल का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 6% से ग्रो हुआ है। पेट कोक 8.8% से ग्रो हुआ है। LPG भी ऑलमोस्ट 5.8% से ग्रो हुआ है। तो ये इतना लास्ट ईयर के कंपैरिजन से इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगस्त और सितंबर महीने में जो डिक्लाइन था उसकी कंपैरिजन से पॉजिटिव है, यानी कि रिवाइव हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन भी। तो कोर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन का ग्रोथ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का ग्रोथ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन का ग्रोथ, इन चारों इंडिकेटर्स को देख के हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर की जीडीपी ग्रोथ जो है वो सितंबर की जीडीपी ग्रोथ से समवॉट बेटर होगी। ज्यादा शार्पली बेटर नहीं होगी, लेकिन समवॉट बेटर होगी। और अगर ये ट्रेंड चलते रहा तो मार्च की जीडीपी ग्रोथ भी स्ट्रांग होगी और ये डेटा आरबीआई के इंटरेस्ट रेट सेटिंग में काम आएगा। आरबीआई ट्रैक कर रही है ये डेटा, और गवर्नमेंट भी अपनी फिस्कल पॉलिसी और इनफैक्ट बजट जो अभी होगा February 1 को, वो बजट में भी ये डेटा एक इनपुट की तरह गवर्नमेंट लेगी। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो इंसाइटफुल रहा हो। मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर इंपॉर्टेंट
एंड इंसाइटफुल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तब तक के लिए हैव अ गुड वीकेंड।